Hello everyone, this is Shivam Vishwakarma and today I am going to tell you about the next part of the chapter 1 cell. The next topic is cell organization or in that we will discuss about the cell wall, nucleus and the cytoplasm. What are the three components of the cell? So previously we have discussed plasma membrane as a component of the cell. After moving on this another topic, that is cell wall, then we will discuss nucleus and then cytoplasm. So let us see an overview of the topic. First of all, we see the introduction to the cell wall, then physical structure and chemical composition and function. Then we will discuss plasmolysis, an introduction to the nucleus, structure of nucleus, function of nucleus, then structure of chromosome, then introduction to cytoplasm, then composition, then function. So basically we are going to today cover the three topic in a single module. That three topic I have already discussed. So start from the cell wall. Cell wall, in the plant cell or bacterial cell and the fungi cell. सो जो फंगस की सेल होती है, प्लांट की सेल होती है, उसमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक एडिशनल लेयर होता है अलग से, जिसको बोलते हैं फॉर दी फर्दर मोर प्रोटेक्शन और फॉर मोर डिफेंस सिस्टम वी कैन से. सो उसको बोलते हैं हम लोग सेल वॉल. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं. सो देर इज़ another outer covering apart from the cell membrane, that is a cell wall. Then it is a non-living. Basically it is a non-living, it means no life is there. Rigid, completely permeable, and it is secreted by the cell itself to protect the contents. तो सेल ही सेल के अंदर के कंपोनेंट ही इसको सिक्रीट करके बनाते हैं. रिजिड होती है, नॉन लिविंग होती है, अपने कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करने के रखती है. प्लांट सेल वॉल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड by Robert Hooke in 1665 in a thin slice of cork under his primitive microscope. मैंने एक सबसे पहले जो आपको सेल वाला इसके पहले जो मॉड्यूल पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि रॉबर्ट हुक ही वो पर्सन है जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया. सो उसी समय उन्होंने सेल वॉल प्लांट सेल में भी डिस्कवर किया था. और क्योंकि हमको पता है प्लांट जो है वो इमोबाइल होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, तो उनको फर्दर विथ स्टैंड विद द टेम्परेचर, और उनको जो भी बाहर का जो आउटर इन्वायरमेंट का जो भी फ्लक्चुएशन है उसको बेयर करना पड़ता है. सो दैट इज़ वाई द सेल वॉल इज अनदर एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर दे नीड एक्चुअली. So now we will discuss the physical structure of that cell wall. In the physical structure, in many cell like plant cell possesses only the primary cell wall made of the cellulose. कुछ कुछ चीज़ों में कुछ कुछ प्लांट सेल में जो है एक ही प्राइमरी सेल वॉल ही रहती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है. प्राइमरी सेल वॉल एडजेसेंट सेल आर सीमेंटेड थ्रू द मिडिल लैमेला. तो दोनों जो दो सेल है उनके बीच में जो सेल वॉल है वो जुड़ी होती है मिडिल लैमेला से, क्योंकि एक सेल नहीं है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कई सारी सेल हैं, तो उनको आपस में जो सीमेंटिंग करने का काम करता है वो मिडिल लैमेला होता है. मैनी मेच्योर प्लांट सेल स्पेशली डेड सेल ऑफ जाइलम है एंड कॉक है एंड स्क्लेरेनकाइमा है, उसमें एक एडिशनल सेकेंडरी सेल वॉल होती है. कुछ केसेस में टर्शरी सेल वॉल भी देखी गई है इनर टू द प्राइमरी वॉल. मतलब सेकेंडरी सेल वॉल है और टर्शरी सेल वॉल है वो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर होती है, यानी और अंदर पे होती है. जैसे यहाँ पे आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि आप जो है सेल हो गई, एक सेल की एक प्राइमरी सेल वॉल हुई. प्राइमरी सेल वॉल के जो अंदर जो दिख रही है इनर सेल वॉल, दैट इज सेकेंडरी सेल वॉल. और सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर एक और सेल वॉल हो सकती है किसी किसी प्लांट सेल में, तो होता है टर्शरी, मतलब फर्दर मोर प्रोटेक्टिंग के लिए. और बीच में जो दो सेल वॉल को यहाँ पे आप देख सकते हैं, दो सेल वॉल को अगर कोई प्रोटेक्ट करके रख रहा है, मतलब सीमेंट करके रख रहा है, तो वो है दैट इज मिडिल लैमेला. ओके, नाउ मूव ऑन. हाँ, the cell wall has narrow pits or pores through which fine cytoplasmic strand called plasmodesmata pass. तो सेल वॉल में छोटे छोटे पोर्स या पिट्स होते हैं जिससे छोटे छोटे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड जो है वो क्रॉस हो सकते हैं, पास हो सकते हैं, और उन छोटे छोटे स्ट्रैंड उस पोर्स को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा. The plasmodesmata form intercellular connection that allow the exchange of material between the adjacent cell of living cell. तो वो प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं जो एक जगह से दूसरी, एक सेल से दूसरी सेल में मटेरियल्स को पास करते हैं, इंटरसेलुलर मटेरियल को. नेक्स्ट
we will move on to the chemical composition of that cell wall. So in the primary cell wall, primary cell wall जो बनी होती है वो chiefly बनी होती है insoluble fibrous polysaccharide है, एक cellulose जो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, उससे बनी होती है. देन प्राइमरी सेल वॉल प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन टू द प्रोटोप्लाज्म. जो प्राइमरी सेल वॉल है वो प्रोटोप्लाज्म को क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है. देन सेकेंडरी सेल वॉल होता है डिपॉजिटेड इन इनर लेयर ऑफ प्राइमरी वॉल composed of lignin and suberin. These are the two substance, lignin and suberin. हम देखते हैं कि बहुत जो मेच्योर ट्री हो जाते हैं उनकी जो स्टेम होता है वो काफ़ी थिक और काफ़ी बार्क उसमें जमा हो जाती है, तो उस तरीके से जो इतना सॉलिड सरफेस जो बनता है वुड का, तो एक्चुअली वो सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन होता है जिसमें लिग्निन एंड सुबेरिन ये दोनों कंपोनेंट जो है जो काफ़ी हार्ड ऑर्गेनिक मटेरियल माने जाते हैं वो सिक्रीट हो जाते हैं और उससे वो बनते हैं. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन एंड सुबेरिन द सेकेंडरी वॉल बिकम्स इम्परमिएबल टू द सब्सटेंस एंड बिकम द डेट. तो वो दोनों सब्सटेंस जो है वो इस प्रोडक्ट है प्लांट के, लिग्निन एंड सुबेरिन, बट उनके प्रेजेंस से जो सेकेंडरी वॉल है वो इम्परमिएबल हो जाती है, यानी कि उसके अंदर कुछ भी नहीं जा पाता, एंड देन बिकम द सेल जो है वो डेथ हो जाती है, लेकिन वो एक मैकेनिकल सपोर्ट का काम करती है. मिडिल लैमेला क्या है, जो मैंने बताया अभी आपको पहले, चीफली कंपोज ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की बने होते हैं जो दो सेल वॉल को, दो आपस की सेल को ज्वाइन करके रखती है. नेक्स्ट ये सेल वॉल का हम देख सकते हैं, इसके अंदर सेल नहीं है, सिर्फ ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर है. देन फंक्शन अगर देखेंगे सेल वॉल का, मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, सबसे पहला काम. सेकंड, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी एंड प्रिवेंट टू द डेसिकेशन, मतलब किसी भी सेल को टूटने फूटने से बचाना, क्योंकि प्लांट जो है वो बाहर रहते हैं आउटर इन्वायरमेंट में और वो इमोबाइल होते हैं, मतलब अपना प्रोटेक्शन के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं भाग सकते, तो उनको टेम्परेचर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी ये सब जो है बेयर करना पड़ता है, और कोई मैकेनिकल इंजरी भी उनको हो सकती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी जो एक्सटर्नल सेल वॉल है वो और ज़्यादा थिक हो जाती है. देन इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी. ग्रेविटी के अगेंस्ट इसलिए बोल रहे हैं कि जो प्लांट के सारे पार्ट्स है उसमें बहुत वेट हो जाता है, जैसे कि जो फ्रूट वाला जो पेड़ होता है तो उसमें बहुत सारे फ्रूट आने की वजह से वो बहुत वेट हो जाते हैं, तो ग्रेविटी उनको उनके सारे ब्रांचेस को नीचे करने की कोशिश करती है, बट फिर भी उसको वो बेयर करके इतनी भारी अपने वेट को कैरी करते हैं, तो मैकेनिकल सपोर्ट भी जो है वो सेल वॉल से ही मिलता है उनको. प्लाज्मोडेस्माटा जो है मैंने पहले भी डिस्कस किया कि इंटरसेल्युलर कनेक्शन बनाते हैं जिसके कारण एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है वो हो पाता है एडजेसेंट लिविंग सेल के बीच में. नाउ मूव ऑन टू द प्लाज्मोलाइसिस. दिस इज द प्रोसेस. सो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं. द प्रोसेस ऑफ सिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू द एक्सॉस्मोसिस caused by the hypertonic solution is called by the plasmolysis. ये एकदम वैसे ही एग्जाम्पल है जैसे कि अगर जैसे आपने देखा होगा कि बहुत कोई इफ सपोज अगर आप किसी सेल को आप किसी एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में डाल देते हैं शुगर या सॉल्ट के, तो सेल का जो पूरा प्रोटोप्लाज्म यानी उसके अंदर का जो वाटर कंटेंट है वो बाहर आ जाएगा. तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे, जैसे हमने पिछले मॉड्यूल में पढ़ा था एक्सोस्मोसिस, ऑस्मोसिस पढ़ा था, उसी का एक्सोस्मोसिस मतलब बाहर अंदर का वाटर कंटेंट बाहर आ जाता है, तब उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस. तो यहाँ पे स्टेजेस होती है प्लाज्मोलाइसिस की. अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट जो है ए वाला दैट इज नॉर्मल सेल है, फिर बी वाला जो है वो नॉर्मल सेल थोड़ा सा अपने सेल वॉल को छोड़ते हुए सेल कंटेंट जो है वो थोड़ा सा श्रिंक हो गया. सी वाले में हम देखेंगे और कॉन्ट्रैक्ट हो गया साइटोप्लाज्म, और डी वाले में पूरी की पूरी सेल जो है एक कॉर्नर पे जाके जमा हो गई और उस सेल को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज सेल. बट फिर भी यहाँ पे सेल वॉल का ये फंक्शन है कि सेल का शेप मेंटेन है, क्योंकि जो भले ही सेल का कंटेंट कम हो गया लेकिन सेल वॉल जो है वो अपनी जगह पे रिजिड और वैसी की वैसी बनी रही, इसलिए जो है सॉल्यूशन मतलब सेल वॉल है उसने शेप को मेंटेन किया सेल का, और ये जो प्रोसेस हुई सेल का श्रिंकेज की उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस. नेक्स्ट देखेंगे डीप्लाज्मोलाइसिस. ये प्लाज्मोलाइसिस का एंटागोनिस्ट है ये बोल सकते हैं. तो इसमें क्या होता है, प्लाज्मोलाइज सेल को अगर हम इमीडिएटली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें, यानी कि शुगर सॉल्यूशन से निकाल के किसी सेल को हम वापस से वाटर सॉल्यूशन में डाल दें, डाइल्यूट वाटर सॉल्यूशन या डिस्टिल वाटर सॉल्यूशन और वॉट एवर द नॉर्मल वाटर सॉल्यूशन में डाल दें, तो उसमें वाटर जो है एंटर कर जाएगा सेल के अंदर वापस से, और वापस से जो है सेल का साइटोप्लाज्म जो है वो फूल जाएगा और वापस से जो हो जाएगी. इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डीप्लाज्मोलाइसिस. तो देख सकते हैं वाटर जो है एंटर कर रहा है सेल के अंदर, और इस प्रोसेस को बोलेंगे डीप्लाज्मोलाइसिस. सेल बिकम स्वेल आफ्टर दी
डीप्लाज्मोलाइसिस। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट न्यूक्लियस। अभी हमने सेल वॉल कंप्लीट किया, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल एंड इंपॉर्टेंट वन, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, ये आपको पता होगा, न्यूक्लियस जो है यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होता है, क्लियर न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस जो रहता है वो अनडिफाइंड रीजन होता है, मतलब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बनती, इसीलिए दैट इज वाई वी कॉल प्रोकैरियोटिक सेल। तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बनी होती, क्रोमेटिन फाइबर जो है वो पूरे साइटोप्लाज्म में ही इधर उधर मूव ऑन करते रहते हैं। नाउ nucleus is the most conspicuous and the largest organelle of a eukaryotic cell. It is visible under the light microscope, but इसका जो पूरा फाइन स्ट्रक्चर है वो रिवील्ड हो पाया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद। Now, nucleus contain the hereditary material for the regulating cell activities as well as the transfer of to the next generation. तो न्यूक्लियस क्या करता है, जो हेरिडिटरी मटेरियल है सेल का, हेरिडिटरी मटेरियल मतलब जेनेटिक कैरेक्टर्स वाले जो मटेरियल है उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन करता है। नाउ द प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव द ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस और न्यूक्लियर एनवेलप, दे हैव द न्यूक्लियोइड। मैंने पहले भी बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, बस उसमें एक रीजन होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, हाईली फोल्डेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल बिना मेम्ब्रेन के वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज ऑफ द नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, दैट इज वाई वी से दैट सेल इज प्रोकैरियोटिक। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। ओके, नाउ स्ट्रक्चर देख लेते हैं न्यूक्लियस का, स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियस। तो आप यहाँ पे डिटेल स्ट्रक्चर तो देख सकते हैं, जैसे न्यूक्लियस की एक मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। नाउ यहाँ पे न्यूक्लियर पोर्स भी हैं छोटे छोटे उस मेम्ब्रेन में। देन अंदर देखेंगे तो क्रोमेटिन फाइबर है, और जो उसके अंदर न्यूक्लियर के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म नहीं बोलते, उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, मैट्रिक्स है। और अंदर जो थ्रेड लाइक फाइबर है उसको क्रोमेटिन, और एक जो डेंस रीजन है उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियस टिपिकली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स, न्यूक्लियर एनवेलप जिसको हम बाहर की जो मेम्ब्रेन बोले कैरियोथिका, न्यूक्लियर सैप दैट इज कैरियोलिम्फ और न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन मटेरियल होता है जो फाइबर लाइक जो होता है वो, न्यूक्लियोलस एक डेंस रीजन होता है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो होता है पूरे थ्रू आउट द न्यूक्लियस जो फ्लूइड फील्ड होता है उसको हम लोग न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलते हैं। नाउ फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, क्या काम करता है ये न्यूक्लियस हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल, उसको ये कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, दैट इज व्हाई वी से द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल और ब्रेन ऑफ द सेल। So okay, move on. It bring about the growth of the cell by the directing the synthesis of the structural protein. तो ये क्या करता है, प्रोटीन मैन्युफैक्चरर करता है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चर नहीं करता एक्चुअली, ये डायरेक्ट करता है प्रोटीन मैन्युफैक्चर को। तो वो जो है जिसके सेल की ग्रोथ होती है प्रोटीन से, क्योंकि प्रोटीन आर दी बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस वी नो। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट दैट इज इट टेक द पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का अगर आपने पहले कभी 8th क्लास में पढ़ा होगा, दैट इज राइबोसोम इज प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी हम आगे पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में एक्चुअली एक बार और। तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो उसको उसके फॉर्मेशन में भी न्यूक्लियस जो है पार्ट लेता है। देन इट रेगुलेट द सेल साइकिल। तो सेल साइकिल होती है मतलब हर सेल जो है एक निश्चित समय के बाद डिवाइड होती है, एक सर्टेन पीरियड के बाद वो फिर एज होती है, फिर उसकी डेथ भी होती है। तो इस तरीके से जो सेल साइकिल एक बनता है, जैसे लाइफ साइकिल होता है वैसे ही सेल का लाइफ साइकिल बोल सकते हैं हम लोग उसको, तो उस सेल साइकिल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, it contains the genetic information in the form of genes located in the chromosome and in concert with the transmission of hereditary traits from the one generation to the other. तो एक सेल के जो हेरिडिटरी कैरेक्टर है वो दूसरी सेल में जाते हैं। तो न्यूक्लियस उसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करता है क्योंकि न्यूक्लियस ही वो ऑर्गन है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम आर दी जेनेटिक मटेरियल, अभी हम आगे देखेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में। नाउ मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम विच इज प्रेजेंट अंडर द इन द न्यूक्लियस। सो ये ऐसे क्रोमोसोम होते हैं। पहले हमने न्यूक्लियस में जो देखा था क्रोमेटिन फाइबर जो होते हैं, वही क्रोमेटिन फाइबर जो है सेल डिवीजन के टाइम पे जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, वो सेल डिवीजन के टाइम पे विजिबल हो जाते हैं और वो एक फिलामेंट लाइक हो जाते हैं जैसे इसमें दिख रहा है। तो बीच में एक सेंट्रोमियर होता है और जो आपस की जो आर्म होती है आसपास की उसको हम लोग क्रोमेटिड्स बोलते हैं। सो इसमें क्या होता है, हर क्रोमोसोम जो है 2 कंपोनेंट का बना होता है, एक डीएनए जो उसके अंदर आपको रेड कलर का यहाँ पे दिख रहा होगा थ्रेड लाइक डीएनए, एंड देन बाहर का जो है वो है प्रोटीन्स। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे
टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, उनको अकॉर्डिंगली डिवाइड कर दिया गया है सो क्रोमोसोम के हिसाब से। अब जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको एक्रोसेंट्रिक फर्स्ट वाला, जिसमें एक आर्म तो नीचे की जो आर्म्स है वो बड़ी हैं, ऊपर की आर्म बहुत छोटी हैं, तो उनको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। बीच में हम देखेंगे सब मेटासेंट्रिक, मतलब नीचे वाली जो आर्म है यानी जो सेकेंड आर्म है लिटिल बिट लार्जर देन द शॉर्टर आर्म, ठीक है, तो लॉन्ग आर्म शॉर्ट आर्म का ये हो गया। देन मेटासेंट्रिक मतलब दोनों आर्म जो है वो बराबर है। टीलोसेंट्रिक में होता है दूसरी आर्म जो है वो है ही नहीं या ना के बराबर है। फोर्थ होता है, इसमें सैटेलाइट रीजन दिख रहा है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के बाद। तो ये 4 टाइप्स के क्रोमोसोम एक्चुअली होते हैं, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। ये द पोजीशन ऑफ आर्म और बोल सकते हैं लेंथ ऑफ शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म के हिसाब से क्रोमोसोम को डिवाइड कर दिया। ये क्रोमोसोम कहाँ होते हैं? सेल के न्यूक्लियस के अंदर। क्या कैरी करते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन अ फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक्चुअली सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड कंटेंट जो भरा है वो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। सो द फ्लूइड सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द सेल बिटवीन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर वाला जो चीज़ है उसको साइटोप्लाज्म नहीं बोलते हैं, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेनिंग द वेरियस ऑर्गेनाल एंड इंक्लूजन्स आर कॉल्ड साइटोप्लाज्म, इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ओके, नाउ कंपोजिशन देखेंगे तो साइटोप्लाज्म क्या है? एक सेमी फ्लूइड है, जेली लाइक मटेरियल है, हैविंग द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। इसमें जो जो कंपोनेंट है वो है, फर्स्ट साइटोसोल होता है, सेकंड जो होता है वो होता है सेल ऑर्गेनाल्स होते हैं इसके अंदर, और थर्ड जो होता है सेल इंक्लूजन, मतलब ऑर्गेनाल और साइटोसोल को छोड़ के भी और जो चीज़ें हैं उनको हम सेल इंक्लूजन्स बोलते हैं। नाउ मूव ऑन टू द साइटोसोल। ये आप देख सकते हैं एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल लाइक दिख रहा है, बीच में न्यूक्लियस है, बाकी जो ग्रीन ग्रीन है वो सेल ऑर्गेनाल है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो दैट इज आपका साइटोसोल ही है। तो साइटोसोल के बारे में अगर हम देखते हैं तो लिक्विड और फ्लूइड पार्ट ऑफ द साइटोसोल इस नियरली ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं जेली लाइक होता है, ठीक है। तो इसको साइटोसोल और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोलते हैं, या हाइलोप्लाज्म भी बोलते हैं, बहुत सारे जगह पे ऐसा डिस्क्राइब किया साइंटिस्ट ने। एंड इट कंटेन अबाउट 90% ऑफ वाटर, ये तो ऑब्वियस है क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। देन वेरियस सेल ऑर्गेनाल एंड इंक्लूजन इन इट। साइटोसोल कंटेन द बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स मतलब जो एनिमल की बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनको बोलते हैं, जस्ट लाइक मिनरल्स है, शुगर है, अमीनो एसिड है, न्यूक्लियोटाइड्स है, एंजाइम्स है, वाइटामिन्स है, डिजॉल्व गैसेज है, जो लाइफ के लिए, बायोसिंथेसिस के लिए, सेल के प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। नाउ साइटोसोल कंटेन द वेस्ट मटेरियल टू, मतलब साइटोसोल में वेस्ट मटेरियल भी होते हैं। ऑल दिस मटेरियल में बी प्रेजेंट आइदर एज अ ट्रू सॉल्यूशन और एज अ कोलॉइड्स। तो या तो ट्रू सॉल्यूशन कैसे बोलते हैं? यानी सॉल्ट और वाटर का जो सॉल्यूशन होता है दैट इज उसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन के फॉर्म में रहते हैं या फिर कोलॉइड्स के फॉर्म में रहते हैं। कोलॉइड्स मतलब मिल्क और उसका सॉल्यूशन होता है ना वाटर का, तो जिसमें पार्टिकल हम वो सेपरेट नहीं कर सकते, बट फिर भी वो पार्टिकल हमको समझ में आ जाते हैं कि मिल्क उसमें मिला हुआ है, यानी उसका कलर लिटिल बिट चेंज हो जाता है, तो वो कोलॉइड के सॉल्यूशन के फॉर्म में रहते हैं। तो साइटोसॉल जो है ठीक उसी टाइप का कुछ प्रेजेंट होता है। नाउ यस, फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म देखेंगे तो दैट इज फर्स्ट इट इज अ सीट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द सेल, यहाँ पे सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है। इट इज अ स्टोर हाउस फॉर द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर द मेटाबॉलिज्म इन द बोथ साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो स्टोर हाउस है जहाँ पे रॉ मटेरियल कलेक्ट होते हैं फॉर द मेटाबॉलिज्म एंड द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस के जो भी मेटाबॉलिक कंटेंट है वहाँ पे स्टोर होते हैं। दैट इट डिस्ट्रीब्यूट द न्यूट्रिएंट्स एंड मेटाबॉलिक एंड एंजाइम इन द सेल। तो क्या करता है ये न्यूट्रिएंट को या मेटाबोलाइट्स को, ये एंजाइम्स को ये डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे साइटोप्लाज्म में इवनली, ओके, पूरे सेल में इवनली। देन इट ब्रिंग्स अबाउट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल ऑर्गेनाल्स। इट आल्सो एक्सचेंज द मटेरियल विद द एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो बाहर के एनवायरनमेंट से भी कोई फ्लूइड लेना है या सेल के बीच के जो सेल ऑर्गेनाल है उनके बीच में भी अगर कुछ ट्रांसपोर्ट करना है तो वो किसके मीडियम से हो पाते हैं? साइटोप्लाज्म के मीडियम से। नाउ स्ट्रीमिंग ऑफ द साइटोप्लाज्मिक, जिसको साइलोसिस बोलते हैं, सर्व्स एज अ मैनी फंक्शन ऑफ द सेल। तो क्या होता है स्ट्रीमिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म, मतलब जो भी चीज़ उसके अंदर इधर से उधर फ्लोट हो रही है, ये उस ऑर्गेनल से, न्यूक्लियस से निकल के कुछ एक और सेल ऑर्गेनल में जा रहा है, किसी और सेल ऑर्गेनल से निकल के न्यूक्लियस में जा रहा है, तो इस तरीके से जो स्ट्रीमिंग हो रही है साइटोप्लाज्मिक उसके वजह से, तो उसमें बहुत सारे फंक्शन हो पाते हैं। तो ये जो कंटेंट है मैंने लिया टेक्स्ट बुक ऑफ NCERT से। एंड then thank you for the watching this video, and I hope you you able to understand these topics and make important notes from it.